नमस्कार साथियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। विद्यार्थियों, आज का सेशन बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही शानदार जानदार रहने वाला है, क्योंकि आज आप सभी विद्यार्थियों के बीच में थर्ड ग्रेड जो मुख्य भर्ती परीक्षा है, इसमें साइंस का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और सिलेबस डिस्कशन तो अपन करेंगे ही सही, साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि पिछली बार जो सवाल आए थे वो किन किन टॉपिकों के सवाल आए थे और किन किन टॉपिकों से सवाल पूछे गए थे, और आपको वही टॉपिक जो है आपको ज्यादा डेप्थ के साथ पढ़ना है। और लिखा भी है मैंने कि बस ये टॉपिक पढ़ लीजिए आप। तो वो टॉपिक बताऊंगा, पहले आपको फुल लेंथ सिलेबस बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि पिछली बार किन किन टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे गए और किस किस टॉपिक को आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार का जो पेपर आया था हमारा थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा साइंस वाला, वो कैसा आया था, उसमें मतलब कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो ये सारी बातों को अपन यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले। तो सभी को नमस्कार, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस सेशन को देखना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहते हैं एक ही बार में थर्ड ग्रेड मेंस में अपना सिलेक्शन लेना, तो सभी विद्यार्थी सेशन को अच्छे से देखना, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का बहुत बड़ा वेटेज है। 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आने वाला है विद्यार्थियों। इसी वजह से याद रखिएगा, बहुत ही ईमानदारी से बहुत ही शानदार तरीके से आप पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा। चलिएगा, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या है। देखिए, ये आपका सिलेबस है, ओरिजिनल सिलेबस है आपका, ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो आपके बिल्कुल आपके साइट के ऊपर दिया हुआ है, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा सिलेबस में, आप चिंता नहीं करें, ये का यही सिलेबस रहेगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखो, केमिस्ट्री में कितने टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है परमाणु और अणु। ये आपने पात्रता में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब इसमें थोड़ा और डेप्थ पढ़ने की आवश्यकता है। तो पहला जो टॉपिक है, मैं थोड़ा बारीक कर लेता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, और हो सकता है आपको कम दिख रहा हो तो भी आप टेंशन मत लेना बच्चों, है ना। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। पहला टॉपिक है परमाणु और अणु, दूसरा टॉपिक है मॉल कॉन्सेप्ट। देखो, ये पात्रता में नहीं था मॉल कॉन्सेप्ट, लेकिन ये मेंस के अंदर मॉल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉल कॉन्सेप्ट वैसे अगर आप पढ़ते हैं तो 1 घंटे के अंदर पूरा मॉल कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, और पिछली बार सवाल भी आया है मॉल कॉन्सेप्ट का, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ केमिकल फॉर्मूलाज ये हम पात्रता में पढ़ाते हैं, और परमाणु की संरचना। कुल मिलाकर के अपने को यहां पर पढ़ना है एक तो परमाणु और अणु। इसका सवाल आता है भाई परमाणु, और एक पढ़ना है अपने को अणु। तो परमाणु अणु, इसमें परमाणु की संरचना आ जाती है और इसी में रासायनिक सूत्र आ जाते हैं, और एक पढ़ना है अपने को मॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपके याद रखना सभी विद्यार्थी, मॉल कॉन्सेप्ट डन। उसके बाद अपने को पढ़ना है तत्व यौगिक मिश्रण। ये पात्रता में नहीं है, लेकिन अपने को मेंस में पढ़ना है कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और मिश्रण क्या होते हैं, सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, और मिश्रण को पृथक्करण करने की विधियां, ये अपने को इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। तो अपने को दूसरा जो चैप्टर है वो अपने को केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, तत्व यौगिक और मिश्रण। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है तत्व यौगिक और मिश्रण। यह आपका सेकंड नंबर का चैप्टर है जो अपने को पढ़ना है। नंबर अगर अपन बात करें चौथा चैप्टर, तो वह है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये सभी को आता होगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड बताओ क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज यहां पर अपना हो जाने वाला है। उसके बाद अपन बात करें रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, इसका सवाल पिछली बार भी आया था। तो नंबर 5 जो है वो आती है बच्चों केमिकल रिएक्शंस, है ना भाई। नंबर अगला आता है केमिकल रिएक्शन, और इसी के अंदर आ जाती है आपके समीकरण, सारी समीकरण को कैसे संतुलित करना होता है, कौन कौन से समीकरण को बैलेंस करना होता है। इसी के अंदर अपचयन और उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसी के अंदर आपकी आ जाएगी। मतलब अगला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन। और एक चैप्टर आपका आता है अम्ल, क्षार और लवण, और इसी में आ जाएगा आपका पीएच स्केल। तो फिर आपका अगला जो चैप्टर आता है उसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इस प्रकार आपके 6 चैप्टर आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपने को पढ़ने हैं परमाणु और अणु। जब परमाणु और अणु पढ़ लिया तो फिर अपने को पढ़ना होता है तत्व यौगिक मिश्रण, फिर अपने को पढ़ना होता है मॉल कॉन्सेप्ट, ये 3 एक जैसे हैं। फिर अपने को पढ़ना होगा फिजिकल और केमिकल चेंज, फिर अपने को पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस जिसे बोलते हैं अपन रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर पढ़ना है एसिड, बेस एंड साल्ट। मतलब कि इसके अंदर आपके सामने और एक चैप्टर और है हाइड्रोकार्बन्स। तो नंबर 7वां चैप्टर जिसमें आईयूपीएसी नाम वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा अपने को, तो ये होता है हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर आपको आईयूपीएसी नाम वगैरह बहुत डेप्थ में अपने को चीजों को समझना पड़ेगा, और ये हो जाएगा बताओ कौन सा, हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार 7 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर। और बायो के अंदर आपकी कोशिका आपको पढ़नी है, पूरी संरचना और उसके कार्य क्या होते हैं। आपको टिश्यू, ये पात्रता में नहीं था लेकिन अपने को यहां पर पढ़ना पड़ेगा। पादप तक पूरे पढ़ने पड़ेंगे, जंतु तक पढ़ने पड़ेंगे, सरल और जटिल तक कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे। फिर अपने को पढ़ना पड़ेगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या आता है, एक तो आता है न्यूट्रिशन आता है, एक श्वसन आता है, एक परिवहन आता है, और एक बताओ क्या आता है, बताओ आपका उत्सर्जन आता है। तो याद रखना, एक तो पोषण पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रिशन, कि पिछली बार सवाल आया था निम्न में से कौन सा वृहद मात्रिक है, सूक्ष्म मात्रिक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यहां पर आता है। श्वसन आपके यहां पर आता है, परिवहन मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, और यहां पर अपन कौन सा आता है बताओ, उत्सर्जन आ जाता है। पोषण में अपने को पाचन तंत्र भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और न्यूट्रिशन, ये अपने को पढ़ने हैं। ये सब जैव प्रक्रम में आते हैं। प्लांट्स में आप मत पढ़िएगा क्योंकि प्लांट्स के अंदर पात्रता के अंदर है। वैसे भी थोड़ा बहुत अगर आप जब मेंस में अपन इसको पढ़ेंगे
जब यहां पर अपन पोषण पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत अपने को वहां पर का भी पढ़ना पड़ेगा, प्लांट्स के बारे में भी हल्का सा रीडिंग करना पड़ेगा। नियंत्रण और समन्वय, इसके अंदर आपका तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र आता है, पूरा जनन तंत्र आ जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का, मानव रोग आ जाएंगे बच्चों, जैव रासायनिक चक्र जिसमें आपका कार्बन चक्र आता है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो CO2 चक्र, पूरा CO2 वाला चक्र, जल चक्र आ जाता है, और जल चक्र के बाद अपने को मेन इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन चक्र। वो सारे चक्र यहां पर अपने को डिस्कस करने पड़ेंगे। भोजन के मुख्य अवयव जिसे अपन कहते हैं बताओ संतुलित भोजन, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके जो सिलेबस में है ये आपके दे रखे हैं, बताओ आपके क्या बताओ, सिंपल सी बात है। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, पोषण, पाचन, श्वसन तंत्र, मतलब सारे तंत्र पढ़ने हैं, कुल मिला के मानव रोग पढ़ना है और जैव रासायनिक चक्र पढ़ने हैं। फिर आती है फिजिक्स बच्चों, पहला आता है बल और गति के नियम, बिल्कुल सही बात है, बल और गति के नियम, तो अपने को इसके अंदर ये पढ़ना है। बलों के प्रकार अपन इसमें साथ ही साथ पढ़ लेते हैं, और गति के नियम। इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ना है, जिसमें प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव तीनों पढ़ने हैं। और उसका गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, केपलर्स लॉ, केपलर के नियम पढ़ने हैं अपने को, गुरुत्वाकर्षण पूरा पढ़ना है, उत्प्लावकता पढ़नी है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद अपन बात करें ताप और उष्मा, तो इसमें अपने को तापमापी, सारे तापमापी पढ़ने हैं, और उष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियां होती है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, लेंस, और ये मतलब कुल मिला के लाइट वाला चैप्टर अपने को पढ़ना है। तो लाइट पढ़ना है, हीट एंड टेम्परेचर पढ़ना है, फोर्स एंड मोशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, और लास्ट में सौर मंडल अपने को पढ़ना है, जिसमें सबके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो ये आपका एक सिलेबस था जो कि आपके सामने मेंस का सिलेबस लगा हुआ है, ये आपका मेंस का सिलेबस था। मैंने बहुत डेप्थ में आपको चीजें समझाई है कि कहां कहां से कैसे कैसे टॉपिक पढ़ने होते हैं। अब देखिएगा, जो पिछली बार राजस्थानी जो तृतीय श्रेणी जो रीट मेंस का पेपर हुआ था, उसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए और कितने कितने सवाल पूछे गए। ध्यान देना, श्वसन का जो है बच्चों आप सभी के सामने एक प्रश्न पूछा गया था, मैं बताऊंगा कौन सा पूछा गया है। श्वसन का एक प्रश्न पूछा गया है, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसका आपको पता है केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण भी आती है और इसी में रासायनिक सूत्र भी आते हैं। तो ये 3 चैप्टर वैसे देखा जाए तो, लेकिन अपन इसको एक में काउंट होते हैं। इसके 5 सवाल पूछे गए थे, तो इसको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि इसमें देखो सारे सूत्र भी आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं भी आती है, रासायनिक समीकरणें भी आती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी पूछा गया था। बोलो सही है कि नहीं है, ये बात है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, आपके सामने इसका कितना सवाल आया था बताओ, एक सवाल आया था कार्य और ऊर्जा का सवाल। मानव रोग की बात करें तो एक सवाल इसका पूछा गया था। पोषक तत्व न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके 2 प्रश्न पूछे गए थे। बल और गति की बात करें तो इसके 3 प्रश्न यहां पर पूछे गए थे। रक्त परिसंचरण की बात करें तो यहां पर 2 प्रश्न इसके पूछे गए थे। दाब की बात करें तो इसका 1 प्रश्न यहां पर पूछा गया था। और बहुलक मतलब होता है पॉलीमर, आपको याद होगा बहुलक में अपन बात करें तो आप सभी को पता है ना, वैसे ये हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट आता है भाई। बहुलक जो होता है वो किसका पार्ट आता है, हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट आता है। इसका कितना सवाल पूछा गया था, 1 सवाल पूछा गया था। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का 1 सवाल फिक्स आता है। कोशिका के 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक तो कोशिका खुद से पूछा गया था, एक कोशिका के ऑर्गन से पूछा गया था। फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, देखो वैसे उष्मागतिकी के नियम अपने है नहीं, लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सवाल आया उष्मागतिकी का। उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है शून्यांक का नियम, जो कि ताप पर निर्भर करता है, तो ऐसा सवाल अपन इसमें पढ़ेंगे यहाँ पर। सौर मंडल के 2 प्रश्न पूछे गए थे, इलेक्ट्रिसिटी के भी 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। परमाणु और परमाणु की संरचना से 1 सवाल आया था। पाचन तंत्र, जैव प्रक्रम का 1 सवाल। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का देखो 1 सवाल हाइड्रोकार्बन का है, 1 सवाल पॉलीमर का है, तो करीबन हाइड्रोकार्बन के 2 सवाल हैं। उत्सर्जन तंत्र की भी बात करें तो 1 सवाल आया था। और हार्मोन मतलब अंतःस्रावी तंत्र है ना भाई, एंडोक्राइन सिस्टम, उसका भी 1 सवाल पूछा गया था। टोटल मिला के कितने प्रश्न आते हैं बताओ आपके, 30 प्रश्न आते हैं, और 30 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। मतलब पेपर वाले ने देखा जाए तो लगभग हर टॉपिक को यहां पर कवर किया है, कुछ टॉपिकों को छोड़ देता हूं, बाकी हर टॉपिक को यहां पर कवर किया गया है। ये आपके लिए, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, जो आपको याद रखना है। जैसे श्वसन तंत्र का आ गया, पाचन तंत्र आ गया, बल और गति आ गई, रक्त परिसंचरण आ गया, तो कम से कम ये टॉपिक तो आपको अच्छे से पढ़ने। कुछ टॉपिकों को तो टच भी नहीं किया पेपर वाले ने, तो जो नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन जो टच किए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। चलो अब 2, 5, 10 सवाल मैं आपको बताता हूं। लेवल 2 देखो, लेवल 2 साइंस में इसका आपका टोटल मिलाकर के आपके 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है। और बच्चों आप इसमें रिस्क मत लेना, क्योंकि आपको जीके इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपकी जीके इतनी स्ट्रांग नहीं है। जीके को आप कितना ही मेहनत कर लोगे फिर भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट पेपर है, इसलिए जितनी जान डालनी है ना सब्जेक्ट में डाल दो, जितनी जान डालनी है ना सब्जेक्ट में डाल दो। सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ने में, बेसिक पढ़ने में कोई कमी मत छोड़ो, प्रैक्टिस करने में कोई कमी मत छोड़ो, आप मॉक टेस्ट लगाने में कोई कमी मत छोड़ो, टॉपिक वाइज टेस्ट देने में कोई कमी मत छोड़ो, कोई भी कमी आपको यहां पर नहीं छोड़नी है। और अगर आप मेरे को जानते हैं, आपको पता है पात्रता में 100% पेपर मेरे ही नोट से फंसा था। मैं आपको बता दूं पात्रता के अंदर 100% पेपर मेरे ही नोट से था। अगर आप मेंस में भी अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो बच्चों 19 मार्च को ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, 19 मार्च को प्रातः 10 बजे 19 मार्च को प्रातः 10 बजे हमारा नया मेंस का बैच प्रारंभ हो रहा है। और इस मेंस के बैच में कंप्लीट
साइंस में ही पढ़ाने वाला हूं। और इस साइंस के अंदर आपको पहले मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाते ही टॉपिक होते ही आपका क्या हो जाएगा बताओ आपका प्यारे बच्चों, टेस्ट हो जाएगा। फिर 3 टॉपिक के बाद आपका क्या होने लग जाएगा, टेस्ट होने लग जाएगा। इस प्रकार पूरी टास्क आधारित टेस्ट सीरीज भी हम आपको इसमें करवाएंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने भविष्य के साथ रिस्क नहीं लेने हैं। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो जरूर से जरूर 19 मार्च को प्रातः 10 बजे आप ऑफलाइन सेमिनार में पधारना। इस ऑफलाइन सेमिनार में आने वाले विद्यार्थियों को जिला दर्शन की बुक आपको बिल्कुल हम निःशुल्क देने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो जरूर से जरूर इस सेमिनार का हिस्सा बनना। बहुत ही शानदार पूरी साइंस में ही पढ़ाऊंगा और बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। जैसे कुछ सवाल आपको मैं दिखा देता हूं, देखो कैसे सवाल पूछे गए थे, देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहला सवाल ये आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया का ही सवाल है और ये मैं पात्रता में लिखाता हूं तो ये तो नेचुरल सी बात है। अल्कोहलीय किण्वन जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो यीस्ट से मिलती है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आप सभी को पता है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो किसकी उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड बनाता है और फिर जो है किसकी उपस्थिति में एथिल अल्कोहल बनाता है। तो नेचुरल सी बात है कि पायरुविक अम्ल जो टूटता है वो टूटता बताओ पायरुविक है ना, लैक्टेट से नहीं, येस से नहीं, अल्कोहल डिहाइड्रेट नहीं, यहां पर आएगा अपन बात करना चाहे बच्चों तो यहां पर आएगा पायरुविक डीऑक्सीकार्बोक्सिलेज और फिर उसका बी में आएगा बताओ कौन सा, अल्कोहल पायरुवेज। तो याद ना, फिर बताओ क्या बन रहा है, बताओ अल्कोहल बन रहा है तो आंसर कौन सा आएगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो इसका जो आंसर आएगा बताओ कौन सा आ जाएगा, डी। मतलब बिल्कुल आसान सवाल है, कोई टेंशन की बात यहां पर नहीं है। कुल मिलाकर के यहां पर जो है आपके प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया के कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इस लेवल की इस स्टैंडर्ड की तैयारी करने की क्या है बताओ आपको आवश्यकता है। देखो ये सवाल भी रासायनिक अभिक्रिया है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अंडे का खोल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो खोल होता है प्यारे बच्चे वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो यहां पर CO2 गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। वैसे आप चिंता नहीं करें, इस प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट में आप सभी विद्यार्थियों के बीच में डेप्थ में जो है आपको चीजें लेकर के आने वाला हूं, आप चिंता नहीं करना है ना। अभी तो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सवाल कैसे आए थे। बाकी अभी एक सेशन और आपको मिलेगा, उस सेशन के अंदर आपको जो है मैं पूरा प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको करवाने वाला हूं कि पिछली बार कैसा पेपर आया था और आपको कैसे तैयारी करनी है और इसमें सारी डेप्थ की बातें क्या क्या इसके इर्द गिर्द के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सब मैं आपको लेकर के आऊंगा। जैसे कि देखो ये सवाल न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। तो बच्चों आप सभी विद्यार्थियों के सामने आपने सुना भी होगा और आपको पता भी होगा कि जो यहां पर विद्यमान ऊर्जा होगी और धरती से ऊंचाई पर रखा गया है तो आपने सूत्र सुना होगा mgh है ना, सुना है क्या बच्चों? ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। m का मान यहां पर 2 किलोग्राम दे रखा है, g का मान यहां पर 10 दे रखा है और ये आपको जो है अपने यहां पर 5 दे रखा है। तो आप इसका आराम से आंसर बना पाएंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जो है वो ऊर्जा वाले सवाल भी यहां पर पूछे गए थे। जैसे कि अगर अपन यहां पर बात करें जीवाणु जनित रोग, डायरेक्ट पूछ लिए थे तो ये तो ट्रिक से हो जाएगा, ये कोई भी नहीं छोड़ के आया होगा, है ना। तो मैंने ट्रिक बताता हूं, तेरी तीनों डीपी खूबसूरत नहीं है घासी। तो उससे आप आराम से बता पाएंगे कि कुष्ठ रोग भी, क्षय रोग, टीबी भी, टिटनेस भी और डिप्थीरिया, ये सारे ही जो रोग होते हैं वो जो है जीवाणु जनित रोग है। मतलब इसका आंसर आएगा 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं कि सभी सवाल वैसे के वैसे ही हैं, कोई टेंशन की बात यहां पर नहीं है। देखो कौन सा बहुलक आ गया, मतलब ये हाइड्रोकार्बन का सवाल है कि जंतुओं के अंदर यकृत में संचय होता है। तो आपके यकृत लीवर के अंदर किसका संचय होता है? मैं 50 बार लिखाता हूं कि आपके ग्लाइकोजन, बोलो कौन सा, ग्लाइकोजन जो होता है वो लीवर में संचय होता है। बच्चों आप सभी को पता होगा कि ग्लाइकोजन एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड शर्करा है जिसे एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। पेड़ पौधों के अंदर भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है, जबकि हमारे अंदर जो भोजन का संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड शुगर है। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बच्चों, है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये मैं पढ़ाता भी हूं। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, एमाइलोज क्या होता है, सब बताऊंगा मैं आपको। अगले देखिए विरंजक चूर्ण में, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र बताना CaOCl2। मतलब विरंजक चूर्ण डायरेक्ट रासायनिक सूत्र से सवाल आया और सूत्र भी कोई कठिन नहीं पूछा गया, ठीक है। फिर बच्चों देखो बलों के प्रकार से भी सवाल आया है कि बल कौन कौन से असंपर्की बल नहीं है। असंपर्की बल नहीं है मतलब आपको पूछा गया कि संपर्की बल बताओ। असंपर्की बल नहीं है मतलब क्या है वो, फिर संपर्की बल है। संपर्की मतलब कांटेक्ट फोर्स। तो आपको पता है चुंबकीय बल में चुंबक 2 दूर रखोगे तो भी उनके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण की भावना हो जाएगी। स्थिर विद्युत बल, ये आवेशों के मध्य होती है गुरुत्वाकर्षण बल, तो हर व्यक्ति लगाता है। तो घर्षण बल एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। जब भी को 2 चीजों में फ्रिक्शन होता है तो एक जैसे जिधर गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं इसे? घर्षण बल। अब मैं आपको घर्षण बलों के प्रकार भी बताता हूं, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, सीमांत घर्षण और घर्षण के इनमें क्या क्या संबंध होते हैं, कैसे कैसे कौन कौन सा होता है, सारी बातें बताता हूं यहां पर। तो आप सभी विद्यार्थी इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगला देखो, ये देखो परिसंचरण का सवाल आ गया, WBC जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है और भक्षणकारी होता है। सबसे बड़ा केंद्रक होता है आपके सामने मोनोसाइट का। बोलो किसका होता है? मोनोसाइट में आपको पूरा बताता हूं, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल नाम क्यों पड़ा,
बेसोफिल क्या होता है ना, सबसे कम मात्रा किसकी होती है, सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे छोटे आकार की कौन होती है, सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी कौन होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, कौन सी ग्रेन्युलोसाइट में आती है, कौन सी अग्रेन्युलोसाइट में आती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, कहां पर इनका मैच्योराइजेशन होता है, सारी बातें अपने को डेप्थ में पढ़नी पड़ती है बच्चों, है ना। इसलिए कह रहा हूं भाई साहब मेंस में आ जाइएगा बिल्कुल बिना सोचे समझे। देखो प्रेशर का सवाल आ गया, हम प्रेशर के साथ गलनांक का कांटेक्ट बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, लेकिन जो प्रेशर होता है इसके साथ हम पानी के गलनांक का, क्वथनांक का भी संबंध बताते हैं। जैसे कि प्रेशर कुकर के अंदर चावल जल्दी क्यों पक जाते हैं, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पक जाते हैं, इसका भी हम रीजन बताते हैं यहाँ पर, है ना। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब दाब बढ़ाया जाता है तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घट जाएगा, आप सभी विद्यार्थियों के सामने गलनांक घट जाएगा। तो ऐसे प्रश्न हम प्रेशर के बारे में आपको बहुत डेप्थ में चीजें लेकर के चलते हैं यहाँ पर। अगला देखिए, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, देखो ये भी हाइड्रोकार्बन का सवाल है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो आप सभी को बहुलक दे नहीं रखा टॉपिक, लेकिन अपन को हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड इसको पढ़ना है, इसका मतलब अपन को पॉलीमर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन टॉपिक सिलेबस में। तो देखो ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाता हूं। स्टार्च जो होती है वो आलू में पाई जाती है, स्टार्च जो होती है आपके सामने एक पॉलीसेकेराइड शुगर होती है ना। रेयन जो होती है यहाँ पर क्या होगी बताओ, ये प्राकृतिक है। वैसे इस ऑप्शन के हिसाब से रेयन सही है, बाकी रेयन एक अर्ध संश्लेषित रेशा होता है, अर्ध संश्लेषित रेशा होता है, बोलो सही है। इसी वजह से बताओ ये क्या है, ये बताओ प्राकृतिक नहीं है। सेल्यूलोज आपको पता है पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कोशिका भित्ति, है ना। और इनके बीच में जो होता है इसको बोलते हैं पैक्टेड, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेड, ठीक है बच्चों, यस। अगला सवाल देखें, क्वासिया और कोर किसकी कमी से होता है, देखो ये यहां पर न्यूट्रिशन का सवाल आ गया। अब अपने को पता होना चाहिए, एक मेरास्मस रोग होता है, एक क्वासिया कोर रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, जीरोफ्थैलेमिया, केरेटोमलेशिया, रथोंदी रोग होता है, ये सारे, स्कर्वी रोग होता है, बेरी होता है ना भाई। ये सारे जो रोग होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेलाग्रा रोग होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है, सारे रोग अपने को पता होना चाहिए। तो आपको पता है ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। और आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, बताओ आपके सामने कौन सा आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि मेंढक के कायांतरण में भी कार्य करता है, अर्थात मेंढक को बड़ा करने के लिए भी यहां पर काम करता है, वो मेंढक के कायांतरण में भी उसका काम होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से सर्वाधिक संख्या में, देखो ये मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया, ये आपके मोल कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको वैसे पूरा, आपकी चिंता नहीं करेंगे, आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाने वाला हूं। बड़े से बड़ा सवाल आप मोल कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उससे आप सवाल कर लेंगे, इतना डेप्थ में आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। जब यहां पर बात करेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट से परमाणु की संख्या आपके किस पर होगी बताओ, आपके सामने 12 ग्राम हीलियम पर होगी, लगभग इसमें 4 होते हैं बच्चों, इसमें कितने होते हैं बताओ, 4 होते हैं। तो मोल से निकालने के लिए 12 चौक 48, तो 4 का भाग लगे तो इसमें 4 पार्टिकल पाए जाएंगे। तो एक एक करके आपको सारे को पता होना चाहिए इसके अंदर कैसे मोल कॉन्सेप्ट का सवाल बनता है, कैसे मोल निकालते हैं। आपको पता है अवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 × 10⁻23, है ना। तो ये सब बताया जाएगा। ये देखो आगे सेवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेवाल की कोशिका भित्ति भी आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चे इसके अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए सेल्यूलोज और पैक्टिन, और बताओ क्या हो जाएगा बताओ, प्रोटीन से। तो यहां पर सेवाल के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए, है ना। सेवाल के अंदर कौन से सेवाल में सर्वाधिक प्रोटीन होती है, पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं आपको, बस ये सवाल बताना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि सिलेबस एनालिसिस में अगर अपने को सवाल दिख जाएंगे ना तो अपनी कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। वैसे पूरा सिलेबस, पूरे पेपर को मैं लेकर के आऊंगा एक अलग से सेशन के अंदर, जिसमें एक्स्ट्रा भी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो वो सेशन भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा बच्चों। अगला देखो, सार्वत्रिक ग्राही जो होता है, सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक को घुमा के दिया है, सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है, ए बी। तो वो कह रहा है कि इसमें कौन कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, तो आप सभी को पता है अगर ए बी है तो एंटीजन होगा ए बी, और कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से। हाँ बोलो, क्लियर हुआ सभी को, यस। तो ये ऐसे सवाल आपको यहां पर पूछे जाएंगे कि आपको एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है, एंटीजन का उल्टा एंटीबॉडी होता है, ठीक है। चलो फिर देखो यहां पर डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O इसका सूत्र हो जाता है, आप सभी को पता है। इसको जिप्सम से बनाया जाता है, इसको जिप्सम से बनाया जाता है, CaSO4.2H2O। जब इसको 373 केल्विन पर जब अपन गर्म करते हैं तो यहां पर आ जाती है CaSO4.12H2O, यहां पर आती है, और ये इस प्रकार बनता है। मैं आपको बहुत डेप्थ में चीजें पढ़ाता हूं, टेंशन मत लीजिएगा आप। अगला देखिए, उष्मागतिकी, देखो सिलेबस में उष्मागतिकी के नियम नहीं थे, लेकिन फिर भी सवाल वाले ने पूछा। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसको शून्यांकी का नियम कहते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जाए। इसमें आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ये सारी बातें अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पढ़ना, जब आपको हकीकत में फीलिंग आएगी कि वास्तव में क्या चीज होती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो किससे परिवर्तित होता है बताओ, तापमान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तापमान से। अगला देखिएगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली
पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा बताओ? तो आपको पता है झिल्ली रहित कोशिकांग कौन आएगा बताओ? यहां पर आपके सामने राइबोसोम। बोलो कौन सा? राइबोसोम, जो दोनों की प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा सभी विद्यार्थी। नील आर्मस्ट्रांग पहली बार कब गया? तो ये बिल्कुल आपके सौरमंडल का सवाल था। चलिए आगे देखिए, ये फिर रासायनिक अभिक्रिया का है। जिंक में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम क्या बनेगा बताओ? जिंकेट बनेगा। आप देख पा रहे हैं कि मतलब एक भी जो आप बच्चे मेरे से मेंस की तैयारी कर चुके हैं पहले, उनसे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा होगा। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह से कितना, मैं कई बार लिखाता हूं, ये तो मैं कई बेचों में लिखवाता हूं, 36,000 किलोमीटर पर आपका संचार उपग्रह होता है, जहां पर संचार छोड़े जाते हैं। आपको यहां पर बहुत सारी बताते हैं, लियो, मियो, हियो, है ना, बहुत सारी होती है जो आपके सामने बिल्कुल। पहली होती है नियो, नियर अर्थ ऑर्बिटल, फिर होते लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिटल, फिर होती है मियो जिसमें होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिटल, और फिर होता है हियो मतलब हायर अर्थ ऑर्बिटल। पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक कार वर्ताकार गति कर रही है तो 2 पाई, तो 2 पाई हो जाएगा बच्चों इसका। और इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल क्या होता है बताओ? 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा भी है 2 पाई। 2 पाई बटा 2 पाई बताओ कितना सेकंड आ जाएगा? 1 सेकंड। ये देखो ये सवाल कितना बढ़िया पूछा गया है। तो कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ सकता है वर्ताकार गति का भी न्यूमेरिकल पेपर में पूछा गया है। आप ये बात देखिएगा। किसान मिट्टी पर अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या डालता है? तो आप सभी को पता होने, अम्लीयता को मिला करके, है ना, अम्लीयता के प्रभाव को क्या मिला करके, तो अम्लीयता को प्रभाव को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? आप सभी को पता होगा, बुझा हुआ चूना। बोलो क्या? और इसके बाद अपन बात करें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है बताओ? आपके सामने सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आप देख रहे हैं कि प्रश्न कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध जो है यहां पर लगाए जाते हैं तो समांतर क्रम में लगाए गए, तो हम जानते हैं समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। बस यहां पर दोनों आ जाएगा, बताओ क्या नाम रख दोगे? 6, 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम आएगा 6, 1 प्लस 1 2/6। ये आ गया 1/3, उल्टा करेंगे तो आएगा 3 ओम। बस तो ऐसे आसानी से आप सवालों को जवाब दे पाएंगे। जब आप मेरे से पढ़ेंगे तो हर प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे। बोर के मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से H/2 पाई किसका पूर्ण गुणज होता है? 50 बार बताता हूं, कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग होता है MVR। बोलो क्या होता है? MVR। कोणीय संवेग का पूर्ण गुणज होता है H/2 पाई। बिल्कुल बोर के मॉडल के अनुसार बताया गया था। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों, ठीक है। उसका देखो आंत्र श्लेष्मा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। श्लेष्मा का स्त्रावण कौन सी कोशिकाएं करती है? गॉबलेट सेल करती है। एक आपके सामने पेप्टिक सेल होती है, पेप्टिक सेल, ये पेप्टिक सेल होती है। एक आती है मुख्य सेल जो कि आपके पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। गॉबलेट सेल जो कि आपके श्लेष्मा को निकालती है। और एक और होती है ऑक्जेंटिक सेल जो कि HCl अम्ल निकालती है, जो पेट में ज्यादा मात्रा में बढ़ने से एसिडिटी हो जाती है, जिसको समाप्त करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाया जाता है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल कोई टेंशन की बात आपको यहां पर नहीं आ रही होगी। फिर देखिए विद्युत फ्यूज किस पर काम करता है? तो फ्यूज गर्म हो जाता है तो तापीय प्रभाव पर काम करता है। तो धारा के तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव आपके यहां पर सवाल आएंगे। अगला है एल्काइंस। बोलो किसकी बात करेंगे गुरुजी? एल्काइंस की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे यहां पर? एल्काइंस की। तो आपको बताया, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाता हूं मैं, ये बात है। मतलब अभी तो क्या है कि हम केवल मात्र सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं, यहां पर अपन कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। बाकी तो मैं पूरा पेपर लेकर के आऊंगा, चिंता मत करिएगा। एल्काइंस क्या होते हैं? तो आपको मैंने बताया था, देखो बीच वाले में एल्केन, एल्किन CN2CnH2n, इधर होता है CnH2n+2, और एल्काइन में होता है CnH2n-2। तो ये आपके एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होगा बताओ आपके सामने? तो देखो डबल होकर के 2 घटेगा। तो देखो डबल हुआ, 2 दूनी 4, 2 जुड़ रहा है नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2। तो यहां पर अपन इसको अगर अपन देखेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 में से 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4। बोलो सही बात है। तो यहां पर आ जाएगा C3H4 आ जाएगा बच्चों, है ना। बाकी समझ में आ गई मेरी बात? याद रखना, अगर इसका डबल करके 2 घटाते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो यहां 2 ही आना चाहिए था, यहां 4 आ रहा है, गलत। 2 का 3 गुना हो रहा है ये तो डायरेक्ट ही, तो ये भी नहीं होगा। बोलो सही बात है, ये होगा ही नहीं, तो C3H4 हो जाएगा। डबल करके 2 घटेगा तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4, डबल होके 2 घटेगा, डबल होके क्या घट रहा है बताओ? 2 घट रहा है, तो एल्काइन होता है, ठीक है। अगला देखो, निम्न में जड़त्व सब जगह किस में होगा? आप सभी को पता है जो जड़त्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा तो ट्रक का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसमें जड़त्व भी ज्यादा, क्योंकि जड़त्व जो होता है उसकी माप क्या बताओ? द्रव्यमान। गति का पहला नियम था कि किसी भी वस्तु को ना तो मतलब प्रत्येक वस्तु जो है अपने परिवर्तन का विरोध करती है, उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व जो होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये गति का पहला नियम था, आपको पता होना चाहिए, जिसका प्रतिपादन किया था गैलीलियो ने, ठीक है। अगला देखिए, ये यहां पर बताओ सिंपल सा सवाल पूछा गया उत्सर्जी अंक के बारे में। कौन किससे उत्सर्जित होता है? तो ये उत्सर्जी अंक के बारे में आपके सामने सवाल पूछा गया है, ठीक है।
उसके बाद 1 मिनट बस। हाँ, उसके बाद अगर अपन बात करें वृक्क नलिकाओं के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण कौन करता है, तो जल का पुनरावशोषण करने का काम कौन करता है, तो आपको याद रखना वेसोप्रोसिन हार्मोन। बोलो कौन सा, वेसोप्रोसिन हो जाएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा। सिंपल, मतलब कि कोई लोड नहीं है, कोई इजी गोइंग है, जो मैं पढ़ाता आता हूं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है ना, रेनिन क्या होता है, रेनिन भी 2 जगह आता है, 2 प्रकार का रेनिन होता है, सारी बातें बताई जाएगी। तो बच्चों आप सभी से बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे ढंग से आप चीजों को समझना चाहते हैं, 19 मार्च को प्रातः 10 बजे भाई साहब आप पढ़ के देखना एक बार साइंस को। इतना डेप्थ में कंटेंट आपको दिया जाएगा कि आपका सवाल गलत नहीं होगा, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पात्रता के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, कंटेंट दिया है, तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। इसके साथ ही साथ अभी हमारा होली का ऑफर भी चल रहा है कि आपको कोई भी टीचिंग एग्जाम, अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो हमारा कोई भी टीचिंग एग्जाम, जैसे कि आपका रीट मेंस, आपका व्याख्याता या सेकंड ग्रेड का कोई भी आप बैच खरीदें, या आपको सभी लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो बैच है वो आपको मिलने वाले हैं आपके 1999 के अंदर, और इनकी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलने वाली 199 के अंदर। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का एप्लीकेशन। ये होली का माह धमाका है, तो ये आपके 15 मार्च तक ही आपके लिए एलिजिबल रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट डाउनलोड करेंगे लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का एप्लीकेशन। साथ ही साथ आपको होली ऑफर के अंदर कोई भी किताब खरीदे, मैंने अभी 4 किताबों के यहाँ पर फोटो लगवाए हैं, लेकिन आप कोई भी किताबें खरीदें, कोड लगाना है आपको होली 10 कोड लगाते हैं, आपको ओरिजिनल प्राइस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो है आप उन किताबों को अपने घर तक मंगवा सकते हैं। सेशन आपको, मुझे लगता है, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी लेकर के आऊंगा पेपर का। आज मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने डिस्क्राइब किया, अब आप तैयार हो चुके होंगे कि पढ़ना क्या है। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, राम राम।